नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर, जिसमें सबसे पहले शुरुआत है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर दिया है उस पर, और फिर बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीसीएस प्री और आरओ तथा एआरओ के एग्जाम के लिए परीक्षा कराने का कार्यक्रम दिया गया है, उसका छात्र द्वारा विरोध किया जा रहा है, अभ्यर्थियों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है, वे आंदोलन कर रहे हैं। तो ये पूरा मसला क्या है, साथ ही ये भी जानेंगे कि अभी हाल में हमारे देश के जो पूर्वी तट के हिस्से हैं वहां पर एक बड़ा भारी चक्रवात दाना आया और उसमें हम लोगों ने आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट की खूबियों को देखा कि कितनी बेहतरी के साथ इसका सामना किया गया और जानो माल के नुकसान को बहुत हद तक काबू पाने में हमको कामयाबी मिली। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, डिजास्टर किसे कहते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं, और इन्हीं से जुड़े तमाम विषयों पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने काबिल दोस्त और हमारे होनहार फैकल्टी मेंबर ये पूछना चाहूँगा अभिषेक जी से कि ये एएमयू का जो अभी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझाएं, और अभी फिलहाल एएमयू का क्या स्टेटस है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये विवाद क्या था। एक्चुअली में सर अभी तो जो जजमेंट आ गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरा का पूरा मैटर 3 जजेस बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया है। फिलहाल जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया है कि जो एएमयू का स्टेटस है वो माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा। इन नटशेल अगर हम देखें तो टोटलिटी में एएमयू की लड़ाई ये थी कि एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस में आएगा या नहीं आएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले अजीत बादशाह के केस में माइनॉरिटी स्टेटस को उन्होंने हटा दिया था। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटीज़ को अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने का राइट देता है। तो इलाहाबाद के इसी जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बोल दिया कि अभी फिलहाल एएमयू का स्टेटस माइनॉरिटी का रहेगा, लेकिन आगे 3 जजेस बेंच बनेगी और वो कुछ क्राइटेरियाज पे ये डिसाइड करेगी वेदर एएमयू शुड रिटेन द माइनॉरिटी स्टेटस और नॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसने उसको इस्टेब्लिश किया है, जिसने इस्टेब्लिश किया उसकी मंशा क्या थी, पैसा कहाँ से आया, फंड कहाँ से आया और पर्पस क्या था उसको इस्टेब्लिश करने का। ये कुछ पैरामीटर्स जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। इन्हीं पैरामीटर्स पर 3 जजेस बेंच डिसाइड करेंगे अब आगे कि एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं। तारीख में हम कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, या अभी तो फिलहाल कह सकते हैं 3 जज बेंच ही नहीं, अभी तो कह ही सकते हैं माइनॉरिटी स्टेटस है। अब आगे 3 जजेस बेंच क्या करते हैं उसको देखना होगा। ठीक है, तो हम लोग को जो अब नई 3 जजेस बेंच बनेगी, 3 न्यायाधीशों की जो पीठ बनेगी, वो इन्हीं पैरामीटर्स पे डिसाइड तय करेगी, उसके निर्णय का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश में छात्र आंदोलन हो रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा है और रिव्यू ऑफिसर और एआरओ की परीक्षा है, उसको लेकर के क्या विवाद है, बड़ा आंदोलन चल रहा है, आंदोलित है। एक्चुअली पे सर एक मतलब यूपी की नहीं, हर स्टेट की एक समस्या रहती है कि हम लोग अपना एग्ज़ाम टाइमली करा नहीं पाते और एक तरीके से नकल माफिया जो है उसका डोमिनेंस रहता है। उत्तर प्रदेश में हमने लास्ट कई एग्ज़ाम्स में देखा पेपर आउट हो गया और बाद में सरकार को फिर पेपर कराना पड़ा। तो योगी गवर्नमेंट ने एक्चुअली में कुछ नियम में चेंज करते हुए ये कह दिया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेंटर अब नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही सेंटर चलेंगे। ठीक बात। इसका मतलब है कि अब सेंटर्स कम हो जाएंगे, सेंटर्स अब कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं। तो अब आयोग ने क्या किया, आयोग ने कहा कि अब वो एग्ज़ाम जो है वो यूपी पीसीएस वाला और आरओ वाला वो 1 दिन नहीं कराएंगे, 2 दिन कराएंगे, 2 शिफ्ट में कराएंगे, अलग अलग पालियों में। जैसे आरओ के पेपर में 11 लाख एप्लीकेंट्स हैं तो उन्होंने 5-5 लाख को डिवाइड कर दिया है कि 2 शिफ्ट में आइए पेपर। अब एक ही पेपर सबके लिए नहीं होगा, बल्कि अलग अलग कैंडिडेट्स को 2 अलग अलग देना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग आज देंगे, कुछ लोग कल देंगे। ठीक बात। और उसमें ये कहा गया कि अब फाइनली फिर आप मेरिट कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने कहा हम नॉर्मलाइजेशन ले आएंगे।
जैसे तमाम और एग्जाम्स होते हैं नीट वगैरह के, कई शिफ्ट में होते हैं, ऐसे उन्होंने कहा कि कई शिफ्ट में कराएंगे और नॉर्मलाइजेशन ले आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मलाइजेशन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में कैसे लाएंगे आप? मैथमेटिक्स फिजिक्स वगैरह में तो चलिए लाया भी जा सकता है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होगा कि मेरे में हिस्ट्री का क्वेश्चन टफ था या आपके पेपर में हिस्ट्री का क्वेश्चन टफ था। तो बच्चों का यही विरोध है, बच्चे कह रहे हैं कि पेपर एक ही दिन हो और एक ही शिफ्ट में हो। मतलब पहला शिफ्ट में आप एक पेपर कराइए जो सीसैट का है, और दूसरे में आप जीएस कराइए। 2 दिन पेपर नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो उत्तर प्रदेश के छात्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर आंदोलित हैं, उनका मत सही है, उनका दृष्टिकोण भी सही है। हाँ बिल्कुल। और मैं और अपनी समझ के अनुसार उसका सहयोग और समर्थन करता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स के इम्तिहान को जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को 2 अलग अलग मीटिंग्स में अलग अलग शिफ्ट में कराएंगे और दोनों पेपर्स अलग अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है इस तरीके के आरोप फिर लगेंगे कि किसी पाली में आसान पेपर आया, किसी में टफ कठिन आया, और फिर ये कहना कि हम नॉर्मलाइजेशन के जरिए उनको बराबर कर देंगे। तो एक तो ये नॉर्मलाइजेशन शब्द गलत है, इसको स्टैंडर्डाइजेशन कहना चाहिए, मानकीकरण। एक स्टैंडर्ड ये सामान्यीकरण नहीं है, ये मानकीकरण है। तो एक तो नॉर्मलाइजेशन शब्द गलत है। दूसरा कि हर साल मैं पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूं कि यूपी लोक सेवा आयोग हो या अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग हो, प्रीलिम्स के एग्जाम में खासतौर से 4-5 सवाल, 8 सवाल, 9 सवाल ऐसे होते हैं जिन पर एग्जाम के बाद विवाद उठता है, जिस पर आपत्तियां होती हैं, जिस पर ऑब्जेक्शंस होते हैं। ये कहा जाता है इसमें जो विकल्प दिए गए वो सही नहीं थे। उसमें ये होता है कि या तो ए सही है, बी सही है, या दोनों सही हैं, या सी सही है। यानी कि जो चॉइसेस दी जाती हैं उसको लेकर के या तो फिर ऑब्जेक्शंस फाइल होते हैं, रिट फाइल होती है, और फिर कमीशन या तो उनको वापस करता है या उसके मार्क्स नहीं अलॉट करता। अब जब एक पेपर में ये होता है, तो अगर आप दो शिफ्ट में 2 अलग अलग पेपर कराएंगे तो इस तरीके की ऑब्जेक्शंस और होंगे, तो लिटिगेशन बढ़ जाएंगी, लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे, बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, सेशन आगे बढ़ जाएगा। छात्रों की मांग जायज है और सरकार को परीक्षा की शुचिता और साफ सुथरा ढंग से एग्जाम हो, फेयर एग्जाम हो और सही समय पर रिजल्ट आए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और अपने अगर सेंटर्स बढ़ाने पड़ते हैं, परीक्षा केंद्र बढ़ाने पड़ते हैं, तो उनको प्राइवेट सेंटर्स को भी बनाना चाहिए स्कूल्स को। आज के न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, आयोग कह रहा था कि जो है प्राइवेट सेंटर्स को हम सेंटर नहीं बनाएंगे, तो नहीं बना सकते। ये हठधर्मिता ठीक नहीं है, क्योंकि आप अंकुश लगाइए, आपका प्रशासनिक मशीनरी इतना चुस्त दुरुस्त हो कि पेपर लीक न होने पाए, या प्राइवेट सेंटर्स पर जो गड़बड़ियां होती हैं वो ना हो, तो इसकी क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट में नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि जैसे मान लीजिए इन्होंने 2 शिफ्ट में पेपर कराया, एक शिफ्ट में मान लीजिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा आ गए, और दूसरा जब पेपर हो रहा है, नेक्स्ट डे हो रहा है, उसमें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स उसके कंपैरिजन में कम थे। यही बात है, और इसलिए मैं ये कहूंगा तो मेरिट देखिए डिफर कर जाएगी। इसलिए नीट है, जेईई है, मतलब आमतौर पर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम हैं, आप उसकी तुलना सिविल सर्विस नहीं कर सकते। कारण क्या है कि जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो उसमें सारे स्टूडेंट वो होते हैं जिनका 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होता है। हाँ। जब आप मेडिकल की तैयारी करते हैं तो उसमें सारे स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके पास जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वगैरह से इसके सब्जेक्ट होते हैं, सेम बैकग्राउंड से आते हैं, एक ही डिसिप्लिन, एक ही एकेडमिक बैकग्राउंड, एक ही सब्जेक्ट से आते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज में आपके पास लॉ, मैनेजमेंट, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, हर डिसिप्लिन से स्टूडेंट बच्चे आते हैं, तो बड़ा ये हेटेरोजेनस हो जाता है, बहुत विषम परीक्षा होती है, तो उसको आप एक समान नहीं बना सकते। अब मुझे लगता है कि सरकार भी संवेदनशील है और सरकार छात्रों के लिए बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, और सरकार को भी छात्रों की समस्याओं से वो अवगत है। मुझे ऐसा लगता है हमारे मुख्यमंत्री, हमारे शासन प्रशासन और लोक सेवा आयोग को यह निर्णय लेना है, और वो पूरी समझदारी से निर्णय लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि परीक्षा समय पर हो, साफ सुथरे ढंग से हो, परिणाम समय पर आए, और जो छात्रों को आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ रहा है वो आगे बढ़े। अब प्रशासनिक दिक्कतें, दुश्वारियां क्या हैं, मुझे लगता है वो सरकार को ही ज्यादा बेहतर पता होंगी। हम लोग सरकार या शासन के अंग नहीं हैं, तो उन चीजों को हमें सरकार की समस्याओं को भी सोचना और समझना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, मतलब तो गवर्नमेंट को। मुझे लगता है कि मिल बैठकर बातचीत से छात्रों के प्रतिनिधियों से
और छात्रों के प्रति थोड़ा सहानुभूति और उदारता का रुख अपनाते हुए सरकार को फैसला लेना चाहिए। सरकार जब बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं तो उनको बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। सही। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात जल्दी सॉल्व होगी और हमारे स्टूडेंट्स अपनी तैयारी की ओर वापस लौटेंगे। हाँ, तैयारी नहीं हो पा रही है, डेट आ चुकी है एग्जाम की। बिल्कुल ठीक बात। अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जिसके बारे में हम और आप बहुत सुनते हैं लेकिन शायद बहुत कम जानते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। जैसा कि आपने अभी हाल में देखा कि हमारे देश के पूर्वी तट पर एक बहुत बड़ा चक्रवात जिसका नाम दाना था वो आया, लेकिन हमारे यहाँ बेहतर आपदा प्रबंधन की वजह से जानमाल के नुकसान को काफी हद तक काबू में रखा गया और हमने बड़े आसानी से इस दाना जैसे साइक्लोन को अपने डिजास्टर मैनेजमेंट से कंट्रोल में किया। तो ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपने एक्सपर्ट और काबिल फैकल्टी मेंबर से कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट किसे कहते हैं, डिजास्टर की क्या परिभाषा है, आपदा का क्या अर्थ होता है, ये कितने तरह की होती है और अभी भविष्य में क्या हाल के दिनों में ये देखते और अंदाजा लगाते हैं कि कौन कौन सी आपदाएं हैं जिन पर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, जो हमारी चिंता का विषय भी होना चाहिए। तो आप थोड़ा बताएं कि ये आपदा किसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन का क्या अर्थ है और कितने तरह की आपदाएं हैं और निकट भविष्य में हमें किन आपदाओं के प्रति तैयारी रखनी चाहिए और चिंताएं करनी चाहिए। देखिए, आपदा जो इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टर, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है, डेस और एस्टर। डेस का अर्थ होता है बैड और इविल और एस्टर का अर्थ होता है स्टार। इसको हम लोग शायरी के दौर में कहते हैं कि सितारे गर्दिश में चले जाना। तो जब आपके सितारे खराब होते हैं तब आपदा आती है। तो ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड से ही निकला है डिजास्टर। अब डिजास्टर जिसको हिंदी में अगर हम बात करें आपदा, तो आपदा शब्द से हमें समझ में आ जाता है कि कोई किसी प्रकार की कैलेमिटी है वो आ गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदाएं आएंगी और आप आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन जब आपदाएं आए तो हमारा बेसिकली उनके ऊपर क्या किस तरह से उसको प्रबंधन किया जाए ताकि क्षति जो है कम से कम हो जाए। और जब डिजास्टर आ रहा हो तो उस वक्त क्षति को कम से कम किया जाए। फिर जब चला जाए, जब आपदा गुजर जाए तो लोगों का रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए। उसके बाद अगली बार फिर से जब वो आपदा आएगी, रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, इस तरह से इसका एक साइकिल चलता रहता है। और जब एक बार आपदा चली गई तो उसके बाद अब दोबारा भी आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान है, तो राजस्थान में साइक्लोन आने की संभावना नगण्य है, लेकिन वहां पर ड्रॉट यानी सूखा पड़ने की संभावना ज्यादा है। तो हर साल सूखा नहीं पड़ता, किसी पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो हर साल नहीं पड़ेगा या उसकी जो तीव्रता है कम या ज्यादा होगी, लेकिन हर 5, 10, 15 साल पे एक बहुत बड़ा सूखा पड़ेगा, त्रिअकाल जिसको हम कहते हैं। तो एक बार अकाल आया जब तीनों तरह का अकाल, त्रिअकाल आपके पास आ गया, इसमें आपका जल अकाल और जो आपका तृण अकाल है। तृण अकाल का मतलब है कि भोजन की चारे की कमी हो गई, जल अकाल में जल की कमी हो गई, भुखमरी फैल गई, और जब सभी प्रकार के अकाल मिल जाते हैं तो उसको त्रिअकाल बोलते हैं। तो इस तरह के अकाल जो है उसमें महामारी फैल जाती है। अब जब आपदा आई, ठीक है, आपने उसका प्रबंधन किया, अगली बार जब दोबारा वो आपदा आएगी तो इस बार फिर से इस बीच में, इस गैप में हम क्या ऐसा कर दें कि अगली बार जब दोबारा आपदा आएगी तो नुकसान इस बार जितना ना हो। इसी चीज को करने का जो तरीका है, इसी को हम डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन करते हैं कि आपदा के समय नुकसान कम हो और अगली बार जब यही आपदा आए तो उस पर नुकसान बिल्कुल भी मिनिमाइज करते चले जाएं। क्योंकि जो आपदा जब आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? हम देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना है, उसमें तो नुकसान होता ही होता है, पशुओं वगैरह के नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम मानव को सोशियो इकोनॉमिकल वैल्यूज में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो रिचेज हैं, उनके अंदर आपदा से जूझने की क्षमता ज्यादा होती है। दे हैव मोर मीन्स टू फाइट विद डिजास्टर्स। उनके अंदर वहां से जाने की, पलायन करने की क्षमता ज्यादा होती है, उनके घर ज्यादा मजबूत होते हैं, अच्छे स्थानों पे बने होते हैं। और जब आपदा गुजर जाती है, अगर मान लीजिए उनको नुकसान भी होता है तो उनके अंदर रिकवर करने की कैपेसिटी यानी क्षमता भी ज्यादा थी। अब इसमें जो नुकसान होता है किसे, जो सोशियो इकोनॉमिकली पिछड़े लोग हैं, हर आपदा में जब भी आप देखेंगे तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको नुकसान सबसे ज्यादा होता है। फिर एक वर्ग में अगर हम देखें तो पुरुषों में जो यंग मेल्स हैं इनको नुकसान कम होता है, लेकिन महिलाएं और बच्चे, क्योंकि इनमें आपदा से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो इनको नुकसान ज्यादा होता है, बुजुर्गों को नुकसान ज्यादा होगा। तो हमें बेसिकली इसी वजह से इस हिसाब से कैटेगराइज करना पड़ेगा कौन ज्यादा वल्नरेबल है, किसकी भेद्यता ज्यादा है।
और किन किन लोगों के ऊपर पहले ध्यान देना है, किनको निकालना है, किनको ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, किनकी कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपदा प्रबंधन के अंतर्गत इसको रखते हैं और इसी का अध्ययन किया जाता है। अब जैसा आपका सवाल था कि आपदाएं कितनी प्रकार की होती है, तो आपदाओं को बेसिकली हम वर्गीकृत कर सकते हैं दो भागों में। एक हो गई प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें आपका सूखा है, अकाल है, बाढ़ है, चक्रवात है, ओलावृष्टि है, भूकंप है, ये सारे प्राकृतिक जिसमें मानव का कोई नियंत्रण नहीं या मानव के कारण नहीं हो रही है। दूसरी है मानव जनित आपदाएं, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, जैसे कि युद्ध, मानव जनित आपदा है। अब इसमें मानव के द्वारा किया गया, अब जंगलों को जलाना, जंगलों में जैसे उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई, तो ये दो प्रकार की आपदाएं। अब हम प्राकृतिक आपदाओं पे हमारा नियंत्रण नहीं, लेकिन मानव जनित आपदाओं को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ डेडिकेटेड एजेंसी बनी। एक हम एक्ट लेकर आए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी सहायता से हम भारत में सुचारू रूप से आपदा का प्रबंधन कर रहे हैं। इसके अलावा हमने डेडिकेटेड फोर्स बना रखी है जिसका नाम NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। स्टेट लेवल पे हम SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का निर्माण कर रखा है, और ये सारी फोर्सेज और पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मिलकर 24/7 साल के 365 दिन देश के किसी न किसी हिस्से में जाकर वहां से आपदा का प्रबंधन करता रहता है। तो इस तरह से हम जब देख रहे हैं, आपदाओं में भी प्रकार होते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड है, वो कब आएगी इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन है। भूकंप कब आएगा कोई नहीं जानता। तो कुछ आपदाएं ऐसी होती है जिनके बारे में जिनका पूर्वानुमान आप लगा नहीं सकते, लेकिन जैसे चक्रवात है, आज की तारीख में मैंने बताया था कि चक्रवात का पूर्वानुमान लगाना आसान हो गया। आसान क्या, हमारी क्षमता पहले से बढ़ गई है। तो चक्रवात है, क्लाउड ब्रस्ट है, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट है, ग्लेशियर लेक का फटना, फ्लड आना, बाढ़ आना, इन सब चीजों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब आपदा से अगर किसी कम्युनिटी को आपको बचाना है, सेंसिटिव कम्युनिटी को बचाना है, तो इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में अगर हम कहें कि आप समझिए कि आपको रेल की पटरी क्रॉस करनी है। अब रेल तो आएगी, अब आप दो तरीके से सुरक्षित रूप से पटरी को क्रॉस कर सकते हैं। पहला, उसके आने के जो संकेत हैं उनका अध्ययन कर लें कि सिग्नल लाल है कि नहीं, हॉर्न की आवाज आ रही कि नहीं, तो पटरी के दोनों तरफ देख लिया। यानी कि जिसे कहते हैं पूर्व सूचना या पूर्वानुमान या चेतावनी तंत्र। तो आपदा से बचने के लिए सबसे बड़ा चीज है चेतावनी तंत्र का विकास, जिसमें भारत ने बहुत सारा काम किया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि अलग अलग आपदाओं के लिए अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। और दूसरा, जब आपदा अगर ट्रेन आ भी रही है तो अगर आपने वहां पर ओवर ब्रिज बना दिया है, तो अब आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम से बचने के, क्योंकि आपकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि आपदा आके निकल जाती है। जैसे फ्लड प्रोन एरिया है और आप वहां पे ऊंचे क्षेत्रों में रहते हैं, तो कितनी बार भी बाढ़ आ गई, आपके उससे परेशान होने की संभावना या आपसे उस विस्थापित होने की संभावना कम है। तो दूसरा जो तरीका जो हम लोग अपनाते हैं, जैसे कि हमने सुनामी के केस में किया है, कि सुनामी के केस में हमने ऐसे एरियाज में जो लो लाइंग एरियाज है हमारे ईस्टर्न कोस्ट के हैं, वहां पे लोगों का बसावट को हमने मना कर दिया है, लोगों को ऊंचे क्षेत्रों में लेके गए। वहां पर जो हमारे रेत के टीले उनके खनन को रोक दिया गया है। इसके अलावा जो मैनग्रोव जंगल है वो लगाए गए हैं। तो ये बेसिकली ये सारा काम क्या है, इस तरह की अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं ताकि आपदा आने पर आपको होने वाला नुकसान कम से कम। और दूसरा, चेतावनी तंत्र का हम विकास कर रहे हैं। तो ये दो तरीकों के, और तीसरा भी एक तरीका होता है कि आप रेल की पटरी पर ही खड़े हैं और आप जा नहीं सकते। तो जैसे कि साइक्लोन आ रहा है, आप उसी एरिया में फंसे हुए हैं, तो तीसरा तरीका कि सबसे अच्छा तरीका है, ना चेतावनी तंत्र की आवश्यकता ना बाकी चीज़, आपको उस एरिया से हम रिलोकेट कर दे थोड़ी देर के लिए, और जब आपदा चली जाए, ट्रेन चली जाए, तो आपको वापस वहीं पे लेके चले आए। तो ये सारे तरीकों से जो है हम जान माल की जो क्षति है उसको कम कर सकते हैं। आपदाएं आएंगी, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इनके आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इनकी शक्ति बढ़ती जा रही है, इसको रोका नहीं जा सकता। बस इसी तरह से इसका हम प्रबंधन मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट इज नोन एज द डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर इज नोन एज डिजास्टर मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है आपको इस बेहद रोचक और जानकारी से भरे हुए कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें जानने और समझने का मौका मिला होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे अपने इस पॉपुलर प्रोग्राम में द वर्ल्ड दिस वीक। धन्यवाद, शुक्रिया।